अमित शाह जी पता है क्या बोले? अमित शाह जी बोले अहमदाबाद बनेगा देश की खेल राजधानी। अब मोदी जी बिहार में क्या देते? बिहार को हमने बना दिया देश की पलायन राजधानी। सबसे ज्यादा पलायन तो लालू जी के काल में हुआ, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त हो गया था। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ऐसी थी, सबसे ज्यादा पलायन तो लालू जी के राज में हो गया। ये कोर्ट का बयान था, मेरा बयान नहीं है ये। फिर ना स्विच नहीं, ऐसे कूदिए नहीं, पहले बताइए। नहीं, मैं कूदने का काम नहीं करता मैडम। आप भी अपनी एक बड़ी पार्टी की बड़ी प्रवक्ता है, मेरा आपसे निवेदन है कि आप तरीके से बात करिए। आप कह रहे कूदिए मत, मेरा काम कूदना नहीं है, मेरा काम है सवाल। क्या बोला? टॉपिक पे कूद रहे थे ना, टॉपिक पे ही पूछ रहा हूँ। पहले बोले पलायन, फिर बोले जंगल राज। ये जो प्रवक्ता नए बने, इनको नहीं आइडिया है कि बिहार की समस्याएं क्या है। इनको नहीं मालूम कि बांग्लादेश विभाजन किस तरीके से हुआ। अमित जी, मैं गालीबाजों को रिस्पॉन्ड नहीं करती जो ऑन एयर गाली देते हैं। ये मोदी जी ने कहा था कितने सालों से तो आपकी सरकार किसी को नहीं गाली दिया। मैं मानहानि का दावा ठोकूंगी। वीडियो प्ले करो, बताओ किस चैनल पर मैंने अब्यूज किया है, बताओ। धमकी नहीं, बताओ जेडी वालों को धमकी नहीं दिया करते। दो दिन से बने हुए प्रवक्ता जेडी वालों को धमकी नहीं दिया जाता है। बात नहीं की। थर्ड रेट फोर्थ रेट हमरा सामने ना चलतो, हमरा सामने ना थर्ड रेट फोर्थ रेट बकवास ना। तो आप रुको जरा, सबर करो। 2014 में हमारी सरकार आई 52 रुपया, कितना राइज हुआ? 220%। आज कितना है डीजल? 87 रुपए। कितना राइज है? 65%। अब सुनिए, अरे सुनिए ना, तो कितना हुआ? चलो 90 है तो कितना हुआ? 70%। 70% हुआ ना, आपके में 210%। और सुनिए, पेट्रोल कितना था 2004 में? 32 रुपया। जब हमने छोड़ा, जब इन्होंने छोड़ा 67 रुपया। कितना राइज हुआ? 210%। आज कितना? 97 रुपए, 60%। बोलिए, आपके जमाने में दो गुनी महंगाई बढ़ी है। किसी भी चीज पर चुनौती से कहता हूं, आइए दूध के दाम देख लीजिए। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, आज का एपिसोड पप्पू के पार्टी की पागल प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत और आरजेडी की झगड़ालू उर्फ बकलोल प्रवक्ता प्रियंका भारती को लेकर होने वाला है। वीडियो बेहद ही शानदार होने वाला है, इसलिए आप लोग अंत तक जरूर देखें। और यदि आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही वीडियो आपको हमेशा देखने को मिलती रहे। वीडियो थोड़ा भी पसंद आए तो लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और आप इस चैनल पर कहां से जुड़े हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो हेलो दोस्तों, मैं अब है नागवंशी चेंज योर लक, जीरो से हीरो तक में आपका स्वागत है। आप एंकर है ना अमित जी, आपका काम पत्रकारिता है। वैसे जो मास्टर होता है, जो शिक्षक होता है, उसका काम शिक्षा देना होता है। लेकिन मोदी जी ने मास्टर को बस कंडक्टर बनाया। आपको मैं दिखा रही हूँ, नोटिफिकेशन आया है मोदी जी के आने से पहले, क्योंकि मोदी जी को पता है कि वो आएंगे तो भाजपा वाले भी उनको सुनने नहीं आएगा, तो बाकी लोग क्या ही आएंगे। ये नोटिफिकेशन है, देखिए कहा गया है सारे मास्टरों को कि आप जाइए 200 बस भर के कंडक्टर बन के जीविका दीदियों को भर के लाइए, क्योंकि मोदी जी को तो कोई सुनेगा नहीं। और दूसरी बात, जिस पूर्णिया में गए घुसपैठिया बोलेंगे, लेकिन क्या करते हैं? रोजगार पर बात नहीं करते हैं। अमित शाह जी पता है क्या बोले? अमित शाह जी बोले अहमदाबाद बनेगा देश की खेल राजधानी। अब मोदी जी बिहार में क्या देते? बिहार को हमने बना दिया देश की पलायन राजधानी, क्योंकि हम तो पलायन हमारे लिए मुद्दा है। पलायन तो सबसे ज्यादा लालू जी के काल में हुआ। बात तो सही है जिसके बारे में सबसे ज्यादा पलायन तो लालू जी के काल में हुआ, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त हो गया था। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ऐसी थी, सबसे ज्यादा पलायन तो लालू जी के राज में हो गया। दिखाइए ना अमीर जी थोड़ा आंकड़े पर आइए, हम आपको आंकड़ा दिखाए। नहीं, मैं तो कोर्ट की बात कर रहा हूँ। कोर्ट का बयान था, जंगल राज हो गया है बिहार में। ये कोर्ट का बयान था, मेरा बयान नहीं है। फिर ना स्विच नहीं, ऐसे कूदिए नहीं, पहले बताइए। नहीं, मैं कूदने का काम नहीं करता मैडम। एक प्रियंका देखिए, मैं आप इस कार्यक्रम में, ये कार्यक्रम बहुत बड़ा है। आप भी अपनी एक बड़ी पार्टी की बड़ी प्रवक्ता है, मेरा आपसे निवेदन है कि आप तरीके से बात करिए। आप कह रहे कूदिए मत, मेरा काम कूदना नहीं है, मेरा काम है सवाल। क्या बोला? और मैं सवाल पूछ रहा हूँ। टॉपिक पे कूद रहे थे ना, टॉपिक पे पूछ रहा हूँ। पहले बोले पलायन, फिर बोले जंगल राज। टॉपिक पे ही पूछ रहा हूँ। आपने बात करी ना पलायन की, आप ही ने बात करी प्रियंका जी, इत्मीनान से। प्रियंका जी सरल तरीके से बात करते हैं। उठा ले रे बाबा, उठा ले। मुझे लगता है कि मुझे लगता है फैक्ट पर ही बात हो तो ज्यादा बेहतर होगा। वो बार बार पूछ रही है कब बोला जंगल राज, कब बोला। 5 अगस्त 1997 कोर्ट की जजमेंट है। देश आपने बिहार के साथ क्या हालत कर रखी थी, उस पर कोर्ट ने चिंता जताते हुए जंगल राज का, आपको पता नहीं कौन सा पुरस्कार देना चाहिए तेजस्वी जी को कि आप जंगल राज को डिफेंड करके बैठी हैं कि पता नहीं कोर्ट किस बात पर कह रहा था। ये पहली बात। दूसरी बात, आंकड़े आपको बहुत पसंद है प्रियंका जी, बिल्कुल आंकड़ों पर बात करिए। 4 में जब आपकी पार्टी छोड़ करके गई थी तो 23,000 करोड़ की इकोनॉमी थी। आज बिहार का बजट था, और आज बिहार का बजट कितना है? आंकड़ा गिनिए, 3,17,000 करोड़। पर उस आंकड़े की बात नहीं करेंगे।
देंगे। कितनी फिरौती हुआ करती थी जब आप छोड़ करके गए? 2004 में खा गए 411 फिरौतियों का केस, 70,000 करोड़ का घोटाला कर दिया ना, आज कितने खा हैं? गए एक साल के अंदर ना, कहाँ गया ये सब पैसा? सच्चाई आप लोगों आपके की। पॉकेट में। और बीच में नहीं दूसरी बोले, बात बीच में बीच में नहीं बोले, प्रियंका बात एक मिनट का तरीका नहीं होता। आज मैं किसी के बीच में नहीं बोलूँ और सब मेरे बीच में बोले, ऐसे डिबेट नहीं होता। जी मैं वेट कर रही हूँ, नहीं नहीं बिल्कुल आपको आप मुझे रिपोर्टर का टाइम दीजिएगा, मैं वेट कर रही हूँ। बिल्कुल बिल्कुल मैं बिल्कुल फेयर चांस दूंगा। यू विल गेट 40 प्रियंका जी, देश करने के लिए चुप रहना पड़ता है। थैंक यू। मैं बस बिल्कुल अपनी बात खत्म कर रहा हूं। मुझे एक बात समझ नहीं आई अमीश जी, अगर सभी पार्टियां एक साथ ये बोले, और मैंने तो शुरुआत में भी ये बात कही कि घुसपैठिए गलत है या चिंता जताएं, क्या समस्या हो जाएगी? अब प्रियंका जी ने अपनी बात में क्या कहा? वो एक देश के नागरिक को जिन्होंने बिहार में वोट बनवाया उनको घुसपैठिया बता रही है आपके शो पर बैठ करके, नेशनल टेलीविजन पर बैठ वाला तो कर। बिहार पर जो में बांग्लादेशी है। आएगा, रोहिंग्या आएगा, है। उसको घुसपैठिया नहीं बोलेंगी, है। उसमें मुंह में दही जम जाता है, इसका क्योंकि वो आंकड़ा तेजस्वी यादव का वोटर आंकड़ा दीजिए। किशनगंज के अंदर आंकड़ा 126% आधार कार्ड दीजिए। बनता है, उसमें मुंह में दही जम जाता है। कटिहार के अंदर 123% आधार कार्ड बनता है, मुंह में दही जम जाता है। अभी बता दे भाई, अभी बता दे। मैं पूछती हूँ आमिश जी कि लालू प्रसाद यादव जी ने 1996 से 2004 तक संसद में आवाज बुलंद की इसी घुसपैठिए के खिलाफ। उसके पहले भी उन्होंने विधानसभा में आवाज उठाई। ये जो प्रवक्ता नए नए बने, इनको नहीं आइडिया है कि बिहार की समस्याएं क्या है। इनको नहीं मालूम कि बांग्लादेश विभाजन किस तरीके से हुआ। इनको नहीं मालूम कि बिहार के मुस्लिम लीडरों से उन्होंने किस तरीके से लड़ाई लड़ी। और नहीं मालूम तो मैं यहाँ हिस्ट्री लेसन देने नहीं बैठी हूँ। मैं यहाँ हिस्ट्री लेसन देने नहीं बैठी हूँ। ये उनकी पार्टी समझे, उनका बौद्धिक उनका बौद्धिक जो भी प्रकोष्ठ है वो जाने। पर प्रवक्ताओं को पढ़ा लिखा कर देश का जो इतिहास रहा है उससे प्रियंका भारती रिस्पॉन्ड। अमित जी, मैं गालीबाजों को रिस्पॉन्ड नहीं करती जो ऑन एयर गाली देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आते मुद्दे पर, बिहार नए कीर्तिमान कर सकता है, ये मोदी जी ने कहा था। इतने सालों से तो आपकी सरकार किसी को नहीं गाली दिया, प्रियंका किसी को नहीं गाली दिया। आप क्यों बोल रही हैं ये बात? एक सेकंड सुब्रता, 1 सेकंड, मैं इस इशू को ले रहा हूं। प्रियंका भारती जी ने कभी ऑन एयर किसी को गाली नहीं दी, फिर क्या विषय है? आई डू नॉट वांट टू प्ले द वीडियो, सो आई थिंक वी शुड स्टॉप हियर। पर खैर अब आते हैं मुद्दे पर। अमित जी देखिए, मैं मुद्दे पर ही आती हैं, मुद्दे पर आते हैं। By show me to me that I abuse somebody on live television debate. मैं मानहानि का दावा ठोकूंगी। वीडियो प्ले करो और बताओ किस चैनल पर मैंने अब्यूज किया है, बताओ। धमकी नहीं, ये नहीं, धमकी नहीं मैं दे रही हूँ, मैं सार्वजनिक रूप से कह रही हूँ, मानहानि का दावा ठोकूंगी। बताओ जेडी वालों को धमकी नहीं दिया करते। वो दिन से बने हुए प्रवक्ता जेडी वालों को धमकी नहीं दिया जाता है। बात नहीं की होगी आज तक। जेडी वालों को धमकी नहीं दिया जाता है जी। चलती हैं आप लोग आप ही की पार्टी में राजन जी है, सीख लीजिए प्रवक्ता किसको कहते हैं। आप ही की पार्टी में शक्ति यादव जी है, उनसे बहस होती है, तीखी बहस होती है प्रियंका भारती। आप लोगों से तो बहस हो नहीं सकती, क्योंकि आप लोग एक एजेंडे के तहत एक झंडा उठा करके चलती है। नहीं हुआ है अभी। जिस इलाके से आप आती है, जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से आती है, आपका इतिहास जानती हो, परिवार का इतिहास जानती हो, इससे चुप रहिए। पता लगा रही है अगर आपने आज प्रूव नहीं पता लगा रही है क्या परिवार का क्या इतिहास लगा रही है? गरीबों का इतिहास तो सार्वजनिक रूप से गरीबों का क्या इतिहास निकालिएगा मैडम? स्टेट में एफआईआर फाइल करूंगी। गरीबों का क्या इतिहास निकालिएगा? वंचितों का क्या इतिहास निकालिएगा? इतिहास तो आपका पता है देश को। प्रियंका भारती आप भी वेरीफाई करिए ना। सुब्रता योर पॉइंट टेकन। प्रियंका भारती, आपने किसी को नेशनल टेलीविजन पे एक्यूज किया कि आपने ऑन एयर गाली दी। नहीं आपने ऑन एयर गाली दी। मैं गाली सुब्रता से बात नहीं करी। सुब्रता योर पॉइंट टेकन, आपका गुस्सा जायज है। सुब्रता माय हम्बल सबमिशन, आप 40 सेकंड के लिए शांत हुई। प्रियंका भारती देखिए, ये कैजुअल टॉक नहीं है। आप अपने घर में बात नहीं कर। प्रियंका 1 सेकंड सुब्रता, मैं ऑडियो डाउन कर रहा हूं आपका 30 सेकंड के लिए। प्रियंका भारती आप अपने घर में बात नहीं कर रही, यू आर नॉट टॉकिंग अमंग योर फ्रेंड्स, आप अपने दोस्तों में बात नहीं कर रही। आपने नेशनल टेलीविजन पे आरोप लगाया कि वेल नोन राइटर कॉलमिस्ट सुब्रता गालीबाज है, उन्होंने ऑन एयर गाली दी। ऑन एयर कहां गाली दी है? अगर कोई और चैनल भी है तो आप मेरे चैनल पे नाम ले सकते हैं, अगर कोई और चैनल भी है। मैं ये बात से, लेकिन आपको अपने पॉइंट किसी की मानहानि करना जायज नहीं। चैनल पे नहीं, मैं बता रही हूँ आपको। तो फिर मैं बता रही हूँ आपको, चैनल पर नहीं, फेसबुक लाइव पे नहीं, मैं बता रही हूँ आपको। तो फिर मैं बता रही हूँ आपको, चैनल पर नहीं, फेसबुक लाइव पर। वो क्या विषय था? उनको कोई भद्दा कमेंट कर रहा था, वो वेल नोन एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है, वो वेल नोन एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है। उनको कोई गंदी बात बोल रहा था, उसके बाद उन्होंने रिस्पॉन्ड किया। एज अ वुमेन आपको तो उस बात को सपोर्ट करना चाहिए, अगर गंदी बात कह रहा है। अमीश जी ना, एज अ वुमेन किसी महिला को वो गाली तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। अमीश जी, एज अ वुमेन सपोर्ट नहीं, वो गाली नहीं, बिल्कुल नहीं। महिला होने के नाते तो किसी जन्म में नहीं। अबे शक्ल तेरी बवासीर जैसी बातें तो अच्छी किया कर। मेरा कह रहा विषय पर रहिए आप। आपकी ननद का फोटो बहुत किया गाली को मैं सपोर्ट करूंगी जी, आप ये चाहते हैं? आप ये कह रहे हैं सपोर्ट अभी? मैं सही जवाब दूंगी। कैसी बात कर रहे हैं आप? खैर ये देखिए, हम इस पे बात करते हैं कि ये विषयांतर हो गया। देखिए प्रियंका भारती, आप भी नहीं चाहेंगे विषयांतर हो, इससे तो आप ही की पार्टी का नुकसान होगा ना। आपकी पार्टी आपको विषय रखने के लिए भेजती है। ओके सुब्रता, योर पॉइंट टेकन। सुब्रता, दैट इज वो जो हुआ, वो आपको कोई भद्दा कमेंट कर रहा था, उसका आपने रिस्पॉन्ड किया। दैट इज अ वेल नोन एस्टैब्लिश्ड फैक्ट। अब मुझे लगा कोई नया मामला है, लेकिन प्रियंका जी आपकी एक सेकंड सुब्रता, नहीं मैं सारी मर्यादाएं तोड़कर बात इनसे उसी तरह से करूंगी जैसे ये करना चाहती हैं। देखिए मैं आप दोनों से हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ। प्रियंका जी
अब हम पर आते हैं। No, I'm not going to. No, इनका I'm not मैं going हो to. गया तो अब हम पर आते हैं। अच्छा एक सेकंड सीज फायर। ए थर्ड रेट फोर्थ रेट हमरा सामने ना चलतो, हमरा सामने ना थर्ड रेट फोर्थ रेट बकवास ना। किस कलर की चड्डी पहने हो? सुनते मुद्दे पर आते हैं, बकवास नहीं सुनने के लिए बैठे हैं। आपका पार्टी प्रवक्ता हो तुम, पार्टी प्रवक्ता हो तुम, पर आप उसके लायक नहीं हैं। बाकी मेरी फेंक दिया भाजपा, और मैं अपनी मां फेंक दिया भाजपा, नहीं कर सकती। भाषा की मर्यादा। आप डर गए हैं, आपको जो करना है भाजपा बाहर फेंका, और आपको चाटना भाजपा पड़ा। बाहर ये बात फेंक दिया। बोल रही है। कैसा लग रहा है? प्रियंका भारती ने आज मेरे ऊपर थूका और चाटना पड़ा उसको, और अब क्योंकि उसने गलत बोला था। आगे बढ़िए। निकल यहाँ से, निकल। दूसरे का कोर्ट में दिया गया बयान है कि उसने 2 ही गोली मारी थी। ये तीसरी गोली किसने मारी थी ये जरा पहले क्लियर होना चाहिए। और कोई भी जाके चेक कर ले इसको, ये ऑन रिकॉर्ड है। आपकी विचारधारा ने, अरे आपकी विचारधारा ने क्या तीसरी गोली किसने मारी थी? और सुनिए एक मिनट, अगली गोली आप चला रहे हैं। अपने टर्न पे बोलिए भाई। अब सुनिए, गांधी जी को गोली लगने के बाद 45 मिनट तक वो वहां रहे थे। आज बिरला मंदिर जहां से है और राम मनोहर लोहिया अस्पताल जिसको 45 मिनट से होने गया कोई चला रहे हैं, पढ़ने के बच्चे, जर्नलिस्ट। आपके अंदर इतना चिड़चिड़ा क्यों है भाई? इतना बिल्कुल क्यों है? आगे बोलने नहीं है बीच में। अजीब स्थिति। व्हाट्सएप के फर्रे पढ़ने, व्हाट्सएप के फर्रे नहीं बोल रहा हूं, के साथ बोल रहा हूं। आप व्हाट्सएप पे पढ़ने पढ़ रहे हैं। व्हाट्सएप के फर्रे मत पढ़िए यहाँ पर। रुको जरा, सबर करो। थोड़ी इन लोगों की रिस्पेक्ट करिए, पढ़े लिखे लोग। इसीलिए मैंने बोला चैलेंज करके बोलता हूं, अगर गलत बोला हो तो बताइएगा। और सुनिए, और मजे की बात, चौथी गोली भी चली थी। वहां पर 2 पत्रकार थे, एक द हिंदू का और एक न्यूयॉर्क टाइम्स का, उसने कहा 4 गोलियां चली थी। और मजे की बात, गांधी जी का पोस्टमार्टम क्यों नहीं हुआ? पता लगता ना कितनी गोली थी। पुलिस ने किस आधार पे किया? कोई जांच नहीं हुई। गांधी जी पे मौत से आपने टर्न पे बोलिए भाई। आरएसएस नहीं, अभी आपको जानकारी नहीं है, मत परेशान होइए। 13 दिन पहले मदन लाल पावा ने बम फेंका था। गांधी जी कितनी सिक्योरिटी दी गई थी? और उस समय मदन लाल पावा को छोड़ दिया गया, जबकि मोरारजी देसाई बॉम्बे प्रेसिडेंसी के होम मिनिस्टर थे। उन्होंने लिख के केंद्र सरकार को भेजा कि मुझे आश्चर्य है कि आपने छोड़ दिया, और उसके साथ साथ वो कह रहा नाथूराम गोडसे मेरा गुरु है, पर आप उसको अरेस्ट नहीं कर रहे हैं। ये 13 दिन पहले घटना थी। खैर, इसलिए वो सारा विषय छोड़िए। महात्मा नहीं बोलेंगे, ये मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था। इसीलिए आप सब ने जितनी मूवीज देखी होंगी उसमें जिन्ना हमेशा मिस्टर गांधी बोलता है, महात्मा नहीं। और ये लोग नतमस्तक हो गए थे उसके आगे जाके। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। और इन्होंने अपनी सरकार में शामिल किया था। लियाकत अली ने इंटरिम सरकार का बजट पेश किया, जो जाके पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बना। इसलिए वो बात छोड़िए। अब आइए साहब, सिविल सोसाइटी की बात इन्होंने कही। अरे साहब, आपके जमाने में तो सिविल सोसाइटी पूरी सरकारें चला रही थी। नेशनल एडवाइजरी काउंसिल क्या थी? भारत के संविधान का सबसे बड़ा मजाक, जहां दर्जा प्राप्त कैबिनेट मंत्री की हैसियत प्रधानमंत्री से ऊपर होती थी। इस ढंग की व्यवस्था कभी भारत के संविधान में आज तक नहीं बनी थी। मैं बता रहा हूं जो इनके सामने समस्या क्या है। जो वो दी जा रही थी वेजेस, अब सरकार ने उसको बायोमेट्रिक कनेक्टेड कर दिया है। तो वो जो फर्जीफिकेशन होता था कि काम 50 लोगों ने किया और कोई 100 लोगों का वेज ले लेगा, वो अब नहीं हो सकता। वीकली उसका वो मॉनिटरिंग शुरू कर दी है। तो अब हर हफ्ते का हिसाब देना पड़ेगा, कितना पेमेंट दिया, कितना काम कराया। तो ये भ्रष्टाचार की संभावनाओं को समाप्त किया। जैसे वेस्ट बंगाल के 19 डिस्ट्रिक्ट्स में निकला कि काम हुआ ही नहीं, अथवा एक ही काम पे बार-बार पेमेंट करा दिया गया। तो इस कारण से ये स्थिति आज भी सवाल लेने उतना ही बड़ा दूंगी जितना बड़ा उन्होंने दिया। इन्होंने गांधी और जिन्ना की बात करी। जिन्ना की मुस्लिम लीग के साथ तो मिलकर आप नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में, सिंध में और बंगाल में सरकारें चला रहे थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी तो उस बंगाल में डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, जिसके चीफ मिनिस्टर फजलुल हक थे, जिन्होंने पाकिस्तान की पार्टी क्या थी? 41 बोलिए। ये सब दोगलापन, मैं तेरा दोगलापन उतारता हूँ। जिसकी भी पार्टी थी, प्रस्ताव पारित किया था जब सारा देश क्विट इंडिया मूवमेंट कर रहा था, तो ये अंग्रेजों को चिट्ठी लिख के बता रहे थे इसका दमन कैसे किया जाए। ये आपकी असलियत है, मेरा मुंह यहाँ पर मत खुलवाइए। और भाई एक बात बताइए, आप कहते हैं कि 2 गोली चली, 3 चली, 4 चली, इतना फर्जी बना। आप एक बार जोर से आज नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद का नारा लगाइए। जोर से लगाइए नारा हमारे साथ मिलकर, नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद। लगाइए जोर से नारा, जोर से नारा, जोर से नारा देता हूं। और एक मिनट, अभी इसके बाद लगाइए, हमारे साथ मिलकर लगाइए। लगाने तो दीजिए, इन्होंने बोला मनरेगा में फर्जीवाड़ा होता था। अच्छा भाई, तो 14% आए, ऐसे ही बढ़ गई रूरल इंडिया की। लेकिन चलिए, अगर मैं आपकी 1 सेकंड के लिए बात मान भी लूं कि सब फर्जीफिकेशन हो रहा था मनरेगा में, जो व्हाट्सएप पे आपकी आईटी सेल भेजती है वही आप यहाँ के बोल रहे हैं, तो 11 साल से फर्जीफिकेशन होने क्यों दिया? जरा ये बताइए। 11 साल तक झुंझुना बजा रहे थे क्या बैठकर सरकार में? 11 साल तक फर्जीफिकेशन हो रहा है, माथे पर शिकन नहीं आ रही है। 125 व्हाट्सएप फर्रे की बात करते हैं, मुर्दाबाद भी बोलते हैं। लगाए नारा। 1 मिनट, अब बताता हूँ, सुनिए। अब बोल रहा हूँ, सुनने दीजिए। मैंने कहा गांधी व्यक्ति नहीं विचार थे। अरे सुनिए, मैं जवाब देता हूँ, उसके बाद बोलिएगा। अब सुनिए, गांधी व्यक्ति नहीं विचार थे। गांधी का विचार क्या था? लगातार चिल्लाने लगी, क्या है बेहुदेपन की हरकत कर रही है? सुनने तो दीजिए, अभी जवाब दूंगा तो देखिए गले में हलक अटक जाएगा। महात्मा गांधी, सुनिए, देखिए चिल्लाती जा रही है। हमारी के अंदर क्यों समझ में नहीं आता? दर्शकों से क्वेश्चन पूछना चाहिए, एक प्रवक्ता बताइए जिससे उलझती ना हो। बताइए कौन बनेगा करोड़पति का? कोई सवाल बता दीजिए, इसलिए शांति से बात करिए। ये बड़ी अच्छी बात कही है।
अब मैं बताता हूँ, आप ही ने कहा व्हाट्सएप पे फर्रा फेंक, अरे व्हाट्सएप कर रहा नहीं, अभी बोल रहा हूँ। व्हाट्सएप के फर्रा। महात्मा गांधी व्यक्ति नहीं विचार थे। महात्मा गांधी का विचार क्या था? राजनीतिक दर्शन था राम राज्य, नित्य का भजन था रघुपति राघव राजा राम, आखिरी शब्द था हे राम। और एकमात्र नेता है जिनकी समाधि पे राम लिखा है। शरीर की हत्या नाथूराम गोडसे ने की, और जिस दिन आपने हलफनामा दिया कि राम थे नहीं, राम की समाधि पे लिखे को छूटा कर दिया। ये हत्या गांधी राघव ने की। मेरे शरीर की हत्या को मुद्दा करने को तैयार हूं। गांधी राघव ने हत्या गांधी मुर्दाबाद ना बोलने को तैयार हूं। नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद। बोलो कांग्रेस पार्टी जो सबसे मुद्दे पर घेर रही है विपक्ष पर, आपका 2 सेकंड, सारा स्टूडियो और आपके सारे व्यूअर्स देख रहे हैं, भाजपा का सियासी खड़ा हुआ है, नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद। झुक के रहना पड़ेगा मेरे आगे। सुधांशु जी, पहला सवाल आपसे। 380 सीटों पर चुनाव हो चुके हैं और आप लोगों ने यह दावा कर दिया है कि 270 सीटें हासिल कर ली हैं भारतीय जनता पार्टी ने, मोदी जी को पूर्ण बहुमत मिल गया है। इस दावे का आधार क्या है? देखिए, गृह मंत्री अमित शाह जी ने बहुत साफ कहा है, हमारी पार्टी का अपना असेसमेंट है और उसके आधार पर दावा है। और देखिए, हमारे दावे हमेशा लोगों को जल्दी समझ में नहीं आते हैं। जब 2014 था, हमने कहा 272 पार करेंगे, कितने लोग मानते थे? 272 पार किया। 2019 में कोई सर्वे दिखाइए जो हमें 270 भी दे रहा हो, हमने कहा 300 पार करेंगे, 300 पार किया। बंगाल में हमारी 2 सीटें थी, अमित शाह जी राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने कहा 20 आएंगी। जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला था, लोग कटाक्ष भरी मुस्कान से मुस्कुरा रहे थे, 18 आई। तो जो कहा है वो संकल्प करके दिखाते हैं इस आधार के ऊपर। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। आपके नेता राहुल गांधी ने 150 सीटों में सिमटा दिया भारतीय जनता पार्टी को। 140 सीटें अखिलेश यादव देते हुए नजर आ रहे हैं। ममता दीदी ने कहा कि 190 से 200 सीटें। आपका मैं एक पोस्ट देख रहा था, आपने कहा 4 जून बीजेपी 0। ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? 400 पार का जो नारा था वो आप लोग गलत समझ लिए। 400 पार का नारा पेट्रोल के लिए था, आप सीट के लिए समझ लिए। 1000 पार करा दिया गैस, डीजल को पहुंचा दिया 90, तो जनता ने भी मन बना लिया है। और असलियत यह है कि 4 चरण के मतदान के बाद एक चीज शीशे की तरह साफ है कि 4 जून को ना भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, ना मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। और मैं बताती हूं क्यों। 400 पार का ये जो नारा था, ये बीजेपी के किसी भी व्यक्ति से कैमरा ऑफ करके पूछिएगा, वो आपको बताएगा जबरदस्त बैकफायर किया, क्योंकि लोगों को संविधान को खत्म करने की जो साजिश थी वो समझ में आ गई। अच्छा, हमको सिखा रिया है। लोगों को समझ में आ गया कि ये आरक्षण खत्म करेंगे, लोगों को समझ में आ गया ये अभिव्यक्ति की आजादी खत्म करेंगे, तो जनता उठ खड़ी हुई। और 4 चरण के बाद ये साफ है कि मोदी जी की सरकार नहीं बन रही है। और आप लोगों को एक बड़ा फैशनेबल सवाल पूछते हैं, आज आप लोग जबरदस्ती संविधान को खतरे में बताते हैं। 48 घंटे पहले बरेली में, उत्तर प्रदेश में ही बरेली है, वहां पर एक दलित चौकीदार था वीरेंद्र कुमार। उसको रामपाल और वीर बहादुर, 2 होमगार्ड जो तहसीलदार के सुरक्षा कर्मी थे, उन लोगों ने बेरहमी से पीटा और पीटते वक्त गाली देकर कहा कि अनाज लोगे भाजपा का और वोट दोगे किसी और को। तो एक दलित को जब आप वोट देने का भी अधिकार नहीं देंगे, तो वो आपकी ऐसी सिट्टी पिट्टी गुम कर रहे हैं कि इन लोगों को पता है पैरों के नीचे से जमीन खिसक चुकी है। 150 पार होने के लाले पड़े। अब मोदी जी भी अपने मंच से 400 की बात नहीं करते हैं, क्योंकि खामियाजा 4 चरण के बाद भुगत चुके हैं। तो ये इसी से आप लोगों ने अंदाजा लगा लिया कि 400 पार का क्योंकि नारा दे रहे हैं, इसलिए ये आएंगे तो संविधान बदल देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे, वोटिंग राइट छीन लेंगे, तानाशाही आ जाएगी। नहीं, हमने ये अंदाजा नहीं लगा लिया, जनता ने लगा लिया। अच्छा। हमें तो पता ही था ये क्या कर रहे हैं। आप जैसे प्रबुद्ध पत्रकार कौन से चश्मे से राजनीति देख रहे हैं मुझे नहीं पता, हो सकता है अच्छे नंबर वाले चश्मे से देख रहे हो, लेकिन आज जो इस देश में हो रहा है उस पर क्या बहस हो रही है। एक दलित चौकीदार को पीटा जा रहा है क्योंकि वो अपनी मर्जी से वोट डाल रहा है, उस पर कितने टीवी डिबेट हो रहे हैं। आज सवाल इस बात का है, कि एक आदिवासी के सिर पर भाजपा का नेता मध्य प्रदेश में पेशाब कर देता है, उस पर कोई टीवी डिबेट नहीं है। आज टीवी डिबेट इस बात पर नहीं है कि कोर्ट जिसके खिलाफ चार्जेस फ्रेम कर रहा है उसको, उसके परिवार को आप टिकट दे रहे हैं, कहां पर इस पे हो रहा है। आज डिबेट इस बात पर नहीं है कि एक बड़ी प्रबुद्ध पत्रकार को मोदी जी कहते हैं मैं हिंदू मुसलमान करूं तो मैं सार्वजनिक जीवन में रहने योग्य नहीं हूं। 24 घंटे में पलट गए, 24 घंटे में हिंदू मुसलमान करने लगे। जिस व्यक्ति का वजूद इस विषाक्त राजनीति के बल पर है, वो ऐसी बातें कहता है, आप लोग डिबेट नहीं करते, तो हमसे मत पूछिए। जनता को समझ में आ गया और जनता ही हिसाब कर रही है। मैं नहीं मानता। देखिए, वो जवाब देने से पहले संख्या का भी बता दूं। देखिए कितनी विविधतापूर्ण संख्याएं हैं। अखिलेश यादव 140, राहुल गांधी 150, प्रियंका जी 180, ममता बनर्जी 195 से 200, केजरीवाल 230। अरे भाई, कोई नीलामी लग रही है क्या? इतना 1, इतना 2, फिर रेट बढ़ गया। इससे समझ में आता है गठबंधन का नेता तो छोड़िए, संख्या पर एक मत नहीं है, खाम खाम हवा में लट्ठ बांध रहे हैं। हमारे यहाँ एक ही नेता, एक ही विचार और एक ही संख्या, कोई किंतु परंतु दुविधा नहीं। अब दूसरी बात बताता हूँ, जो संविधान की बात कही, संविधान किसके जमाने में खतरे में आ चुका था, बदला जा चुका था। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, संविधान के अनुसार भारत की हाईएस्ट एग्जीक्यूटिव बॉडी क्या है? यूनियन कैबिनेट। उस यूनियन कैबिनेट के ऊपर नेशनल एडवाइजरी काउंसिल किसने बनाई? संविधान को आपने तार तार किया ना। भारत का प्रधानमंत्री मिलता था, जब कोई विदेश का राष्ट्राध्यक्ष आता था, दर्जनों वीडियो अवेलेबल है कि वो सोनिया गांधी जी से मिलता था, जो कैबिनेट रैंक में थी। सोचिए, भारत के संविधान में के अनुसार सर्वोच्च संस्था कैबिनेट द्वारा पारित प्रस्ताव को तार तार करके फाड़ के फेंक दिया गया। यह भारत के संविधान के साथ था। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि कभी धार्मिक आधार पर आरक्षण नहीं होगा, तो बाकायदा उस पॉइंट पे भी आ रहा हूं। सच्चर कमेटी की रिकमेंडेशन में, रंगनाथ कमेटी की रिकमेंडेशन में ये रिकमेंडेशन की गई और ये कहा गया कि मुसलमानों को आरक्षण दिया जाएगा। और आज की पीढ़ी को न याद हो तो मैं बताना चाहता हूं, इस देश में एक ऐसा संविधान संशोधन भी हुआ था, 42वां संविधान संशोधन। जानते कितने आर्टिकल बदले गए थे? 40 आर्टिकल में अमेंडमेंट, 14 आर्टिकल नए जोड़ दिए गए, 2 नए पार्ट जोड़ दिए गए,
एक शेड्यूल चेंज कर दिया गया, प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन चेंज कर दिया गया, 20% कॉन्स्टिट्यूशन बदल दिया गया, संविधान की उद्देशिका वो प्रीएम्बल जिसे भारत की आत्मा कहा था, संविधान की आत्मा को बदल दिया गया। तो कहे नहीं, कर चुके हैं, इसलिए सबको पता है संविधान की रक्षा किसने की। आपने 42वें संविधान संशोधन की बात की, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंदिरा भी उस वक्त कहकर उसकी आलोचना की गई, लेकिन अभी ये जो सिलसिला शुरू हुआ उसमें आपके भी नेताओं का तो सुधांशु जी बड़ा गजब योगदान है। मतलब अनंत हेगड़े जी कहते हैं, मैं उसी सवाल से लेके लल्लू सिंह, मैं वही कह रहा था, गिरिराज सिंह सब संविधान बदलने की बात कर रहे हैं। या तो इन सब लोगों को निष्कासित कीजिए पार्टी से, या यहाँ पर बैठ के लच्छेदार बातें मत कीजिए। आपने यहाँ पर एक बात कही, आपने एक सवाल पूछा, मैं छोटी सी बात कह देती हूँ, सुधांशु जी से थोड़ी मित्रता है, इसका खामियाजा आपको ना भुगतना पड़े मुझे नहीं पता। 15% आरक्षण की बात, 15% बजट खर्चे की बात मोदी जी ने कल करी। मोदी जी बिना पलक झपकाए सफेद सपाट झूठ क्यों बोलते हैं? इस देश का प्रधानमंत्री झूठ क्यों बोलता है? आज चर्चा ये होनी चाहिए। मैं दावे के साथ कहती हूँ, यही नहीं, अभी और सुनिए, और मैं यहाँ पर सीना ठोक के कहती हूँ, एक डॉक्यूमेंट, एक कैबिनेट कमेटी की मिनट्स ऑफ द मीटिंग दिखा दे जहां पर ऐसा हुआ हो। आप आकर कुछ भी बोल दीजिएगा, आपने दाम्पत्य का सूत्र निभाया या निभाया, मैं उस डिबेट में नहीं पढ़ना चाहती हूँ। आप कह दीजिएगा ब्याहताओं को आपका मंगलसूत्र छीन लेंगे, आप कह दीजिएगा एक भैंस छीन लेंगे, आप कह दीजिएगा ये 48 पन्ने का मेरा विजन डॉक्यूमेंट है, हमारा घोषणा पत्र है, 15,329 शब्द है, एक शब्द दिखा दीजिए जो मोदी जी कहते हैं। आज यहाँ से मंच से जाऊंगी और कभी ऐसे मंच पर नहीं आऊंगी अगर एक भी बात जो मोदी जी कहते हैं वो दिखा दीजिए। तो दिक्कत की बात यह है कि नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री हैं, वो लगातार झूठ बोलते हैं, उनके झूठ को बेचारे कुछ लोग फैक्ट चेक करते हैं, लार्ज सेक्शंस ऑफ द मीडिया फैक्ट चेक भी नहीं करता है, वही बात नीचे तक चलती है। कोई तो खड़ा होकर पूछे कि कहां से आपने 15% की बात करी, कहां से आपने मंगलसूत्र की बात करी? ये मंगलसूत्र जो हम पहनते हैं ब्याहता औरतें, ये कोई तार है? ये सोने का तार है या धागा है जिसको डाल लेते हैं? अरे एक पति का एक जीवन पर्यंत आप एक निशानी पहनते हैं, किस तरह की फिजूल की बातें करते हैं भाई? बिल्कुल निश्चित तौर पर ये सवाल पूछे जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, लेकिन ये आपसे भी तो पूछा जाएगा कि जब आप संविधान बदलने की बात करती हैं तो भारतीय जनता पार्टी के किस घोषणा पत्र में, किस मैनिफेस्टो में इस बात का जिक्र है कि वो अगर आ गए, पूर्ण बहुमत की सरकार बन गई, 400 सीटें आ गई तो संविधान बदल देंगे? उनके पूर्व केंद्रीय मंत्री अनंत हेगड़े, उनके अयोध्या के सांसद लल्लू सिंह, उनकी ज्योति मिर्धा जो प्रत्याशी है हमारे यहाँ से ही गई है, वो गिरिराज सिंह, सब लोग तो बोल रहे हैं, खड़े होकर पब्लिक मंच से बोल रहे हैं संविधान बदल देंगे। तो या तो मोदी जी अपनी अगली पब्लिक रैली में कहें कि ये सब लोग देश विरोधी हैं, भाजपा इनसे कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहती है, मैं इन सबको पार्टी से निष्कासित करता हूँ, ये जो बात कह रहे हैं ये गलत है। मतलब इधर आप भांजेंगे संविधान बदलना उनकी तरफ, और यहाँ पर आकर मीडिया कहता है वो कहाँ बोल रहे हैं? अरे उनके लोग बोल रहे हैं। हमारा कोई लोकल बलिया का प्रवक्ता कुछ बोल देगा तो उस पर होगा पब्लिक डिबेट, प्राइम टाइम पर टीवी 9 पर डिबेट होगा। यहाँ उनके सांसद बोल रहे हैं, सूटपक सन्नाटा है। तो ये मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा थूक नहीं ऐसा चुप हो जा, सातवीं फेल, चुप हो जा। है। उन बयानों को भी दिखाया गया, उन बयानों पर भी चर्चा हुई, लेकिन जब पार्टी के आला नेतृत्व ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, गृह मंत्री अमित शाह ने आकर ये साफ कर दिया, प्रधानमंत्री ने तो यहां तक कहा, आपने सुना होगा कि अगर बाबा अंबेडकर भी आ जाएं तो वो भी संविधान खत्म नहीं कर सकते। तो इस पर जब क्लैरिफिकेशन आ गया, कांग्रेस पार्टी में भी बहुत सारे नेता हैं, सैम पित्रोदा, मणिशंकर अय्यर, अब उनको आप भी कहती हैं कि कांग्रेस पार्टी का बयान नहीं माना जाना चाहिए। बहुत बढ़िया आपने सवाल पूछा। सैम पित्रोदा ने, जो अब इस पार्टी के पद पर भी नहीं है, इस्तीफा दे दिया, उसको छोड़िए, उन्होंने एक बयान दिया, उस बयान पर 48 घंटे चर्चा हुई। कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से लेकर हम सब ने, जो संचार विभाग में है, संचार विभाग के प्रमुख हैं, कहा कांग्रेस का इससे कोई लेना देना नहीं। आप डिबेट क्यों कर रहे थे उस पर? आप 48 घंटे तक क्यों राहुल गांधी की फोटो लगाकर डिबेट इसलिए कर रहे थे सुप्रिया जी? नहीं सुप्रिया जी, नहीं आपने सवाल पूछा, मैं बता दूं। वो इसलिए कर रहे थे क्योंकि जब प्रधानमंत्री ने वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन वाला बयान दिया, आप टाइमिंग देखिए, उसी वक्त पर सैम पित्रोदा नमूदार होते हैं और कहते हैं कि वहां पर 45%, 55% वाला वो विरासत टैक्स दिया। आपने मेरे सवाल का जवाब खुद ही दे दिया। कैसे? जिस समय प्रधानमंत्री ने ये कहा, उन्होंने कह दिया। जिस समय हम कह रहे हैं कि ये संविधान बदलने वाले, इनके लोग कह रहे हैं संविधान बदलना है, आपने तो जेपी नड्डा और नरेंद्र मोदी की फोटो लगाकर डिबेट नहीं किए। आपने तो नहीं बोला कि लल्लू सिंह आपके सांसद ने कैसे कहा, आपने तो नहीं बोला अनंत हेगड़े ने कैसे कहा, आपने तो नहीं बोला। चलिए यही इसी सवाल से ये चर्चा शुरू हुई थी। सुधांशु जी, मैं आपसे यही कहने जा रहा था कि आपकी पार्टी के तमाम नेता जब खुद पब्लिक मंचों पर इस तरह के बयान देंगे कि 400 सीटें दीजिए, हमें संविधान बदलना है, बड़ा फेरबदल करना है, तो फिर चर्चा तो वहां से शुरू हुई ना। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ये हमारे नेताओं के तो किसी बयान को लेकर कह रहे हैं, मैंने तो इनके कृत्य बता दिए। इन्होंने कहा कोई बलिया का नेता बोल देता है तो ऐसा होता है। बताइए, राहुल गांधी पर्ची फाड़े थे, वो बलिया के नेता थे? ये बताइए, नेशनल एडवाइजरी काउंसिल के चेयरमैन सोनिया गांधी जी, जो कोई छोटा मोटा नेता थी, उनकी बड़का बड़का फोटो लगती थी और प्राइम मिनिस्टर की छोटा छोटा फोटो लगती थी। मतलब कैबिनेट रैंक जिसको है उसकी फोटो बड़ी लग रही है और उनकी फोटो छोटी लग रही है। और सुधांशु जी, एक फोटो दिखा दीजिए। हम और आप राजनीतिक मंच साझा नहीं करेंगे, यहाँ पर कह रही हूँ, एक फोटो दिखा दीजिए जहाँ पर सोनिया जी की बड़ी फोटो और मनमोहन सिंह जी की छोटी। मतलब सोनिया जी की छोटी फोटो थी। मैं अभी आपको 10 वीडियो दिखाता हूँ जहाँ पुतिन से हाथ मिला रही है पहले सोनिया जी और यूपी पीछे खड़े हुए हैं। यूपीए की चेयरपर्सन, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री वो खड़े भी नहीं है। पीछे आप लक्षण बातें करते हैं। यूपीए की चेयरपर्सन सोनिया गांधी जा रही है, आपको क्या? अब चलिए मैं जवाब देता हूं। आप किस बात का जवाब दीजिए? आपको सोनिया गांधी से आपत्ति है? 1 मिनट, सोनिया गांधी बोलने के बाद सोनिया गांधी राजनीतिक आपने देखा। चलिए मैं कोट करता हूं। सोनिया जी की उपस्थिति में मनमोहन सिंह जी ने प्रणब मुखर्जी की पुस्तक विमोचन के समय कहा कि जब मैडम ने मुझसे कहा कि प्रधानमंत्री बनना है तो मैं प्रणोदा के पास गया। मैंने प्रणोदा से कहा, प्रणोदा आप मुझसे अधिक योग्य हैं, प्रणोदा आप सबसे अधिक योग्य हैं, मगर मैडम ने मुझे आदेश दिया है प्रधानमंत्री बनने के लिए, बड़का कौन छुटका कौन बताइए?
इस प्रकार के तर्क उतर करके इसको बचाया नहीं जा सकता, सबको पता है। और डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपने जमाने में खड़े होकर पार्लियामेंट में बोला है कि 100 जवाबों से अच्छी है मेरी ये खामोशी, जिसने न जाने कितने सवालों की आबरू रख ली, वो सबको पता है। अब हम आते हैं आगे। एक मिनट, सुषमा स्वराज जी ने बोला है, बीच में नहीं बोल रहा था, तू इधर उधर की बात न कर, ये बता कि कारवा क्यों लूटा। 20 करोड़ रोजगार देना था, 15 लाख सबके अकाउंट में डालना था, किसान की आय दुगनी करनी थी, 100 स्मार्ट सिटी बनानी थी, पेट्रोल डीजल का दाम 35 पर लाना था, रुपया डॉलर 1 कराना था, इनको लाल आंख दिखानी थी, ये सब कुछ नहीं हुआ। चलिए थोड़ा सवाल जवाब हो जाए, थोड़ा सवाल जवाब हो जाए। एक मिनट, अब अपने टर्न में बोलिए तो बेहतर है। सुप्रिया जी सुनिए, कह रहे थे कारवा लुट गया, कहते थे एसबीआई एलआईसी बर्बाद हो गया। अभी चेक करिए जाके, पिछले क्वार्टर में भारत की सबसे ज्यादा प्रॉफिट मेकिंग कंपनी कौन है, इवन इंक्लूडिंग प्राइवेट, रिलायंस से भी ज्यादा प्राइवेट कंपनियों ज्यादा 22,000 करोड़ रुपए का एसबीआई ने क्या कहते हैं कारवा लुट गया, हाईएस्ट प्रॉफिट गेन किया है। कि ये जो लोग का हल्ला मचाते हैं, एक्चुअली में इनको पता ही नहीं होता है कि नीचे की जमीन का आधार क्या है। इन्होंने कहा इकोनॉमी, आप बता रहा हूं, पेट्रोल डीजल खोलिए अपना मोबाइल में, अभी से कहता हूं। 2004 में कितने का था डीजल? 22 रुपए। 2014 में हमारी सरकार आई 52 रुपया। कितना राइज हुआ? 220%। आज कितना है डीजल? 87 रुपए। कितना राइज है? 65%। अब सुनिए ना, तो कितना हुआ? 90 कितना हुआ? 70%। 70% हुआ ना, आपके में 210%। और सुनिए, पेट्रोल कितना था 2004 में? 32 रुपया। जब हमने छोड़ा, जब इन्होंने छोड़ा 67 रुपया। कितना राइज हुआ? 210%। आज कितना? 97 रुपए, 60%। बोलिए, आपके जमाने में दो गुनी महंगाई बढ़ी है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। दोस्तों, तो कैसी लगी आज की वीडियो और आप इस चैनल पर कहां से जुड़े हैं हमें कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो अंत तक देखा तो उम्मीद करता हूं कि पसंद तो जरूर आई होगी, इसलिए लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं आने वाले नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।